दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं, आप सभी का बेसब्री से इंतजार था और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर स्विच गियर प्रोटेक्शन शुरू कीजिए, कब से शुरू करेंगे। हाँ, तीनों सब्जेक्ट तो शुरू कर दीजिए, इसको भी शुरू कर दीजिए। हाँ, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, लगभग 1-1.5 महीना समय बीत चुका है। तो चलिए इसी ख्वाहिश को मैं पूरा कर रहा हूँ कि आज से मैं आपको स्विच गियर प्रोटेक्शन का भी वीडियो प्रॉपर अपलोड करता रहूंगा, यूट्यूब में आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों पहला जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमारा स्विच गियर प्रोटेक्शन में आज हम लोग, जैसा कि मैंने आपको सारा किया कि आज मैं पढ़ाऊंगा, तो सब टॉपिक्स मैंने आपको नीचे थंबनेल में लिख कर दे ही दिया है ना, आपने पढ़ा होगा जरूर कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों स्विच गियर क्या होता है। सब्जेक्ट का नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब तो आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं कि प्रोटेक्ट करना किसी चीज को। तो स्विच गियर ये क्या है? तो स्विच गियर जो आप लोग सोच रहे हैं कि स्विच जो ऑन ऑफ करता है और गियर मतलब कुछ और है, तो दोनों मिला करके जो आप लोग सोच रहे हैं वो नहीं है, ये बिल्कुल अलग है ना। तो स्विच गियर क्या है इसका हम लोग डिफिनेशन वगैरह जानेंगे, स्विच गियर कैसे काम करते हैं इसका फंक्शन जानेंगे, स्विच गियर के मेन जो आपका एसेंशियल फीचर्स है यानी क्या उसकी आवश्यक जो उसकी विशेषताएं है, इसका गुण है, उसको जानेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, कितने टाइप्स के स्विच गियर होते हैं आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इंडोर टाइप आउटडोर टाइप दोनों को देखेंगे। और स्विच गियर का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, जो आपके सिलेबस में लिखा तो नहीं है लेकिन टाइप को पढ़ने के लिए आपको क्लासिफिकेशन जानना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन अलग है और टाइप अलग है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जो प्रोटेक्शन की पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन करना क्यों उसका जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। उसके बाद देखेंगे नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस यानी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस क्यों जरूरी है। अगर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस नहीं रहता इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो क्या हो जाता है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का आज की वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन जानेंगे। अगर आपके एग्जाम में ये इन चुनिंदे क्वेश्चंस में तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छा से उसको खुद से लिख पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर नोट्स लिखवाता चलूंगा और आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग भी अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, स्विच गियर क्या होता है, व्हाट इज स्विच गियर। तो समझते हैं स्विच गियर क्या होता है। स्विच गियर देखिए जितना भी ये है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है ना, जो क्या करते हैं, जिसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कंट्रोल प्रोवाइड करना और आइसोलेट, है ना। प्रोटेक्शन, कंट्रोल और आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब कोई भी अगर फॉल्टी सेक्शन है हमारे पावर सिस्टम में, कोई अगर खराब सेक्शन है तो उसको हटाना, यानी आइसोलेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पावर सिस्टम में। तो ये सब जो काम करता है उन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं स्विच गियर। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपका फ्यूज आ जाएगा, स्विच आ जाएगा, आपका सर्किट ब्रेकर आ जाएगा, आपका रिले आ जाएगा, ये चार को चीज मेन है। उसके बाद पीटी सीटी आपका और भी है, एचआरसी फ्यूज वगैरह सारा कुछ आ जाएगा इसी में, ट्रांसफार्मर वगैरह भी आ जाएगा। तो मेन चीज इसका जो मेन डिवाइसेस है कि एक स्विच गियर के अंदर में क्या क्या होना चाहिए, मतलब स्विच गियर एक डिब्बा है, ठीक है, डिब्बा, उसके अंदर में ये होना चाहिए। क्या क्या, फ्यूज होना चाहिए, स्विचेस होना चाहिए, आपका सर्किट ब्रेकर होना चाहिए, आपका रिले होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, आइसोलेटर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे दोस्तों, ये सेट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसको बोलते हैं स्विच गियर, सिंपल सा शब्दों में। तो चलिए इसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपको और अच्छा से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और आप लोग भी लिखते चलिए। तो लिखते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ electrical devices which are used to control, protect and distribute electrical power in a power system is known as, दोस्तों क्या इसको कहेंगे, स्विच गियर, उसको स्विच गियर कहेंगे। ठीक है, स्विच गियर includes devices such as fuses, switches, CBs, circuit breakers, relays etc। तो फुल स्टॉप देकर के यहीं पर छोड़ दीजिए। इसका मेन फंक्शन, इसका जो दोस्तों स्विच गियर का काम क्या है, इसका मेन काम तीन ही गो है। पहला इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दूसरा इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करना और तीसरा कंट्रोल।
प्रोटेक्शन मतलब आप लोग समझ गए कि कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर इक्विपमेंट वगैरह रखा हुआ है, कोई भी मशीन वगैरह डिवाइस वगैरह रखा हुआ है, तो मतलब जिसको पावर सप्लाई दिया जाए, जैसे आपके घर में फ्रिज वगैरह है ना, टीवी वगैरह है, इन्वर्टर वगैरह है, तो सबको चलाने के लिए पावर देना पड़ता है ना, देना पड़ता है ना। हाँ, फ्रिज वगैरह, आयरन वगैरह है, सब कुछ है ना, वॉशिंग जो भी है, जो आपका है ना, वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो सबको चलाने के लिए पावर देना पड़ता है। तो जो पावर दे रहे उन सारे डिवाइसेस को, अगर पावर में किसी तरीके से फॉल्ट आ गया, पावर सिस्टम में किसी तरीके से फॉल्ट आ गया, तो आपका इक्विपमेंट वगैरह भी तो डैमेज हो सकता है, तो सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ना। हाँ, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल, तो स्विचेस का मतलब ये स्विच गियर का ही काम है कि आपके इक्विपमेंट को डैमेज से प्रोटेक्ट करना है ना, प्रिवेंट, बचाना है ना। तो इसका एक काम तो ये हो गया। दूसरा, आइसोलेटिंग, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटिंग। तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेट कैसे देता है? प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल आइसोलेटिंग, मतलब आपके पावर सिस्टम में जहां से आपका सप्लाई आ रहा है ना, आपका पावर सिस्टम में अगर कहीं पर किसी तरीके फॉल्ट है, अगर मान ले आपके घर में बिजली आ रही है, लाइन आ रही है ना, तो मान लीजिए तार में कहीं पर छिल गया या फिर तार कहीं पर शॉर्ट सर्किट है, तो वहां पर क्या करना, उस जो फॉल्टी सेक्शन है, जो फॉल्टी, जो आपका खराब जो जगह है या जो खराब जो पार्ट है, उसको हटाना, आइसोलेट करना, ताकि फिर से मेरा पावर सप्लाई में कोई बाधा न रहे, है ना, और कंटिन्यू पावर सप्लाई चलता रहे। तो वो जो हटाना यानी आइसोलेट करना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। और तीसरा कंट्रोल, बस सिंपल सा कंट्रोल करना, ये सारा प्रोसेस में मेरा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये सब इसका मेन काम है दोस्तों। तो लिख देते हैं, देयर आर फॉलोइंग थ्री मेन फंक्शन ऑफ स्विच गियर। आप लोग भी लिखते चलिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। देयर आर following three main functions of switch gear। स्विच गियर के ये निम्नलिखित तीन गो मेन इसका फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल क्या प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करना दोस्तों। तीसरा, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्रोवाइड करना। अब कंट्रोल जैसे हो गया आपका सर्किट ब्रेकर, ये कंट्रोल करता है, रिले वगैरह सेंस करता है। तो अगर मान लेते हैं मेरा रिले खराब हो गया या फिर मेरा सर्किट ब्रेकर खराब हो गया है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो अगर खराब हो गया तो उसके जगह पर हमको मैनुअल भी कंट्रोल होना चाहिए ना। हाँ, जैसे एमसीबी, आपके घर में एमसीबी वगैरह होगा, तो देखते होंगे कि एमसीबी गिर गया, मतलब ट्रिप हो गया, तो उसके बाद एमसीबी को खुद से हाथ से उसको ऊपर करना पड़ता है, यानी वो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, तो मैनुअली भी कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, और कुछ ऑटोमेटिक भी होता है ना। हाँ, तो इतना पहले आप लोग नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में साथ ही साथ एकदम लिखिए लीजिए, अब ये लिख लीजिए ताकि आपका मतलब छूटे ना, नहीं तो फिर बाद में लिखेंगे तो फिर बाद का बाद में रह जाता है ना। हम लोग भी बचपन में पढ़ते, बचपन क्या अभी भी पढ़ते, तो हम लोग जैसे ऑनलाइन क्लास वगैरह करते हैं ना, तो हम लोग क्या क्या कॉपी लेकर के बैठते हैं और जो सर लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे तो फिर रह जाएगा। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, है ना। हाँ, चलिए उसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं इसका जो एसेंशियल फीचर्स है क्या स्विच गियर का, उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसका एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर, कि स्विच गियर के आवश्यक जो विशेषताएं क्या, एसेंशियल का मतलब आवश्यक, जरूरी, मतलब होना ही चाहिए। अगर ये सुविधा मतलब ये विशेषताएं उसके अंदर में, ये गुण नहीं है उस डिवाइस का, है कि वो अगर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, मतलब ये तीनों में से कोई एगो काम अगर नहीं कर रहा है, तो फिर वो मेरा स्विच मतलब ये तीनों में से एगो काम करना ही चाहिए। मान लेते कोई मेरा जैसे फ्यूज है, तो वो क्या करता है, ओवर लोड या फिर ओवर करंट से मेरा बचाता है, प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्शन के अंदर में आ गया। तो ये कोई ना कोई तीनों में से एगो काम उसको करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है, तीनों में से कोई एक को काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो मेरा स्विच गियर के अंदर में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एसेंशियल फीचर्स देखते हैं क्या क्या होना चाहिए इसका गुण। तो पहला जो गुण है, आपको मैं 4 गुण लिखाऊंगा, ठीक है, और आपको एग्जाम में मात्र 4 गुण लिखना है। ज्यादा लिखकर क्या फायदा है, ज्यादा लिख करके जो मेन चीज है उसको अगर लिख दिए तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, हाँ ठीक है बच्चा लिखा है मेन चीज। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर, तो पहला जो है दोस्तों इसका कंप्लीट रिलायबिलिटी, यानी पूर्ण विश्वसनीयता। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मेरा स्विच गियर है वो क्या करना चाहिए, अगर मेरा कोई भी पावर सिस्टम में, मतलब मेरा पावर सिस्टम में कहीं फॉल्ट है, तो उस फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करना चाहिए, है ना, आइसोलेट करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा था फिर वो उसका गुण नहीं है ना। तो ये उसका गुण है कि वो फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करना चाहिए, है ना। और क्या हो जाएगा, ताकि क्या होगा, अगर आइसोलेट नहीं करेगा तो फिर मेरा जो बाकी जो सेक्शन है, जो हेल्दी सेक्शन है, जो मेरा खराब नहीं है, उसको भी खराब कर देगा, है ना। तो ये उसका गुण है कि जो
फॉल्टी सेक्शन उसको आइसोलेट करना चाहिए, मतलब हटाना चाहिए। तो इसको पहले लिख देते हैं ताकि, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ मेरा जो स्विचगियर उस पर मेरा पूर्ण विश्वास, मतलब विश्वास है, हाँ अच्छा से मेरा काम कर रहा है। तो पूर्ण विश्वसनीयता, कंप्लीट रिलायबिलिटी। हाँ, तो कंप्लीट रिलायबिलिटी में आप लोग लिखिए दोस्तों, क्या लिखना है, कंप्लीट रिलायबिलिटी में लिख लीजिए कि स्विचगियर, आप लोग भी लिखते चलिए, स्विचगियर मस्ट बी ऑपरेट टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन from the remainder circuit, बाकी बचा हुआ सर्किट से उस फॉल्टी सेक्शन को हटाना, माने हटाने का काम करना चाहिए उसको। ये ऑपरेट यानी करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए स्विचगियर को, क्या काम करना चाहिए, जो फॉल्टी सेक्शन है उसको बचा हुआ सर्किट से हटाने का काम करना चाहिए। ये उसका एक गुण हो गया। दूसरा गुण दोस्तों, उसका दूसरा गुण है कि एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब स्विचगियर जो हम डिवाइस लगाए हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसका मतलब उसके अंदर में ये गुण होना चाहिए कि वो पहचान सके कि कौन सा मेरा माने पावर सिस्टम में कौन सा मेरा फॉल्टी सेक्शन है, कौन सा मेरा हेल्दी सेक्शन है, मतलब कौन सा मेरा खराब पार्ट है और कौन सा मेरा सही पार्ट है ना, कौन मेरा सही तरीके से काम कर रहा है, कौन मेरा खराब है, डेड हो गया। तो उसको बीच में पहचान करना चाहिए, भेदभाव यानी भेद करना, मतलब उसके अंदर में ये गुण होना चाहिए कि वो भेद कर सके। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, बिजली चली गई, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा, मैं थोड़ा एडिटिंग करके वीडियो का क्वालिटी को लाइट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा फिर भी आप लोग मैनेज कीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा क्वालिटी को क्लियर करके जरूर देखने का प्रयास कीजिए। तो अब दूसरा देखेंगे एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कह दिया कि उसका पहचान होना चाहिए। तो लिखते हैं, आप लोग भी लिखते चलिए, एब्सोल्युटली सर्टेन, है ना, बिल्कुल निश्चित डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, तो दोस्तों इसमें मैंने कहा कि उसका पहचान होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, स्विचगियर मस्ट बी ऑपरेट, स्विचगियर मस्ट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट between, switchgear must be able to discriminate between the faulty section, between the, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों तो जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप सुन सुनकर लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट, और फिर मैं बाद में समझा दूंगा, between the faulty section and the healthy section, ठीक है। और क्या लिखेंगे, इट शुड क्या लिखेंगे, इट शुड बी एबल टू आइसोलेट, द फॉल्टी सेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम, या फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम पावर सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग द, अभी समझा दूंगा, विदाउट अफेक्टिंग द हेल्दी सेक्शन। तो दोस्तों समझिए क्या लिख रहा है कि स्विचगियर मस्ट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉल्टी सेक्शन एंड हेल्दी सेक्शन, यानी स्विचगियर का या क्षमता होना चाहिए पहचानने का, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करने की क्षमता होना चाहिए कि कौन मेरा फॉल्टी सेक्शन है, बिटवीन फॉल्टी सेक्शन, और कौन मेरा हेल्दी सेक्शन, कौन मेरा स्वस्थ सेक्शन है। तो इट शुड बी एबल टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम पावर सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग द पावर हेल्दी सेक्शन, मतलब यह फॉल्टी सेक्शन को पावर सिस्टम से अलग करने का इसमें क्षमता तो होना चाहिए, लेकिन बिना हेल्दी सेक्शन को अफेक्ट किए, बिना हेल्दी सेक्शन को बिना कोई नुकसान पहुंचाई, ये फॉल्टी सेक्शन को पावर सिस्टम से हटाने का इसका क्षमता होना चाहिए, मतलब ये गुण है इसका। और दोस्तों तीसरा जो है ये मोस्ट फेमस है ना, क्विक ऑपरेशन कहने का क्या मतलब है कि मान लेते पावर सिस्टम में अचानक कोई फॉल्ट हो गया, मान लेते अचानक कोई गड़बड़ी आ गया है ना पावर सिस्टम में, तो जो मेरा स्विचगियर है ना, वो तुरंत सेंस, क्योंकि स्विचगियर में रिले वगैरह रहता है, तो वो तुरंत सेंस कर लेना चाहिए, और सेंस करके
तुरंत उसको काम करना चाहिए, उसके माने अगेंस्ट में तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि मेरा जो इक्विपमेंट वगैरह है वो डैमेज होने से बच सके, है ना, या फिर डैमेज ना हो, है किसके वजह से, जो भी शॉर्ट सर्किट करंट जा रहा है, माने करंट जो शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है उससे मेरा इक्विपमेंट को बचाया जा सके। हाँ तो समझ गए, तो यानी इसको तुरंत काम करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तो क्विक ऑपरेशन। तो क्या लिखेंगे, व्हेन सम फॉल्ट अकर, व्हेन सम फॉल्ट occurs on any part of the power system, on any part of the power system, है ना, when some fault occurs on any part of the power system, switchgear must be operate, या switchgear must be operate quickly, तुरंत, quickly, so that no damage is done to the equipment by short circuit current, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट करंट की वजह से कोई भी डैमेज ना हो मेरा इक्विपमेंट्स वगैरह को, ठीक है, तो इसीलिए स्विचगियर को तुरंत ऑपरेट करना चाहिए, तुरंत, मस्ट बी ऑपरेट क्विकली, है ना, जैसे कोई फॉल्ट आकर होता है पावर सिस्टम में, समझ में आ गया ना। हाँ तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। और एक मैं आपको लिखवा देता हूं कि प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल, कि अगर मान लेते मेरा, चूंकि ये सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, इलेक्ट्रिकल है, तो ये सब ऑटोमेटिक रहता है ना, तो जैसे रिले वगैरह है, आपका सर्किट ब्रेकर है ना, ईएलसीबी होता है, तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, एमसीबी ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो अगर मान लेते ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रिकल ही है, तो अगर मान लेते ये खराब हो गया, मान लेते, क्योंकि हर चीज खराब होगा ही, फिक्स है ना कोई वजह से खराब होगा, तो मान लेते ये सब खराब हो गया, तो फिर वो काम तो रुक जाएगा, है प्रोटेक्शन का काम तो रुक जाएगा, कंट्रोल करने का काम तो रुक जाएगा, आइसोलेट करने का काम तो रुक जाएगा। तो उस काम को मैनुअल भी होना चाहिए, है ना, मैनुअल कंट्रोल का भी प्रोविजन यानी व्यवधान होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, या फिर व्यवस्था होना चाहिए, इसको भी लिख देते, तभी वो स्विचगियर का फीचर्स कहलाएगा, ठीक है। हाँ इसको लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वालिटी को क्लियर करके, दिखाई दे रहा है ना, लगभग ठीक ही दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो लिखते हैं दोस्तों, जो चौथा जो हमारा पास फीचर्स है ना, जो एसेंशियल चौथा जो फीचर्स है, प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल, प्रोविजन मतलब प्रावधान या फिर व्यवस्था, प्रोविजन फॉर मैनुअल मतलब हाथ से, मनुष्य के द्वारा, मैनुअल कंट्रोल, प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल, ये कब होगा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल्स, है ना, फेल्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल फेल्स, हाँ तब ऐसा होना चाहिए कि प्रोविजन रहना चाहिए, मतलब प्रावधान होना चाहिए मैनुअल कंट्रोल का भी, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, हो गया। आगे देखेंगे, अब दोस्तों हम लोग इसका देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब जो आपका स्विचगियर है ना, उसका क्लासिफिकेशन, किस तरीके से स्विचगियर को क्लासिफाई किया गया है ना। तो स्विचगियर को दोस्तों क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल, है ना, वोल्टेज लेवल के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। स्विचगियर को 3 भागों में, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, 3 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है लो वोल्टेज स्विचगियर, एलवी स्विचगियर जिसको कहेंगे, दूसरा मीडियम वोल्टेज स्विचगियर, एमवी स्विचगियर जिसको कहेंगे, और तीसरा आपका हाई वोल्टेज स्विचगियर जिसको एचवी स्विचगियर कहेंगे। और तीनों में क्या क्या उसका विशेषता है सारा कुछ मैं लिख दूंगा, कैसे पहचानेंगे कि ये लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, मीडियम वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप लोग इतना लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप लोग भी अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचगियर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो लिखेंगे, तो स्विचगियर कैन बी क्लासिफाइड, आप लोग भी लिखते चलिए, कैन बी, ये सब अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल इनटू द फॉलोइंग,
ठीक है, देखिए कितना टाइप में है, यानी कितना कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है लो वोल्टेज स्विच गियर, लो वोल्टेज स्विच गियर, स्विच गियर जिसको हम लोग शॉर्ट में एलवी स्विच गियर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिएगा जरूर, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जा सकता है। एलवी स्विच गियर, इसमें दो शब्द लिख देते कि लो वोल्टेज स्विच गियर किसको कहेंगे, तो वे स्विच गियर, ये भी स्विच गियर ही, ऐसा नहीं कि ये कोई दूसरा चीज है ना। तो वे स्विच गियर है ना, तो वे स्विच गियर जिनका वोल्टेज रेटिंग, देखिए क्या लिखा हुआ, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, इसका नाम में ही छिपा हुआ है कि इसका वोल्टेज कम होगा, कम से कम। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज लाखों में भी होता है ना, हम लोग जानते हैं 200, 300 केवी, 400 केवी, 500 केवी तक का वोल्टेज होता है। केवी यानी 5 लाख वोल्टेज, 2 लाख वोल्टेज, 4 लाख वोल्टेज, 3 लाख वोल्टेज, 2.5 लाख वोल्टेज तक का वोल्टेज होता है ना। तो उसकी तुलना में ये बहुत कम, यानी 1000, 2000, 3000 वोल्टेज बस। तो एलवी स्विच गियर यानी लो वोल्टेज स्विच गियर वे स्विच गियर होते हैं जिसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है, लिखा रहता है वहां पर, वोल्टेज रेटिंग होता है 3 केवी अप टू 3 केवी, यानी 3000 वोल्ट तक ही इसका वोल्टेज रेटिंग होता है। ठीक है, बाकी सब वही सब है कि स्विच गियर, इसमें भी वही सब इंक्लूड रहेगा जो सर्किट, लेकिन इसमें जो सर्किट ब्रेकर रहता है वो ज्यादा वोल्टेज का नहीं रहता, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। इसमें हाँ एचआरसी फ्यूज रहता है, इसमें एचआरसी फ्यूजेस वगैरह रहता है, आपका एमसीबी वगैरह रहता है, ईएलसीबी रहता है, एमसीसीबी वगैरह सब रहता है। तो ये सब इसमें रहता है, और ऑफ लोड आइसोलेटर आता है ना। तो ये सब लिख देते हैं, और ये सभी एसेसरीज, ये सभी जो अभी मैंने आपको नाम लिया, जितना अभी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सभी जरूरी है इस एलवी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं। समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं, एलवी स्विच गियर या फिर लो वोल्टेज स्विच गियर क्या होता है। हाँ, तो लिखते हैं दोस्तों कि these switch gears या those switch gears, those switch gear, वो switch gear whose voltage rating up to 3 kV 3000 वोल्ट तक होता है, इज नोन एज या फिर इज टर्म्ड एज क्या, लो वोल्टेज स्विच गियर। लो वोल्टेज आप लोग भी लिखते चलिए, स्विच गियर, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, लो वोल्टेज स्विच गियर कहेंगे। इसमें भी वही सब है कि लो वोल्टेज स्विच गियर इंक्लूड वही सब है, लो वोल्टेज स्विच गियर इंक्लूड्स, है ना, लो वोल्टेज स्विच गियर्स इंक्लूड्स, है ना, क्या क्या, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कोमा ऑफ लोड आइसोलेटर, ऑफ लोड इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर कोमा एचआरसी फ्यूजेस, एचआरसी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस कोमा, और क्या होता है इसमें एमसीबी वगैरह सब होता है, कोमा ईएलसीबी रहता है, मतलब इसके अंदर में रहता है, और आपका एमसीसीबी वगैरह हो गया, मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर, ईटीसी लिख दीजिए, बहुत हो गया। और लिखना है कि ऑल द एसेसरीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द एलवी सिस्टम। ये जो एलवी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सभी एसेसरीज जो है दोस्तों वो जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया एलवी यानी लो वोल्टेज स्विच गियर। इसका डायग्राम वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, इसका डायग्राम क्या, इतना बड़ा डायग्राम होगा, उसमें आपका सर्किट ब्रेकर दिखाना है, एमसीबी दिखाना है, ईएलसीबी दिखाना है, सारा कुछ दिखाना है, तो उतना कौन छापेगा, समझ गए ना कि इसमें होता क्या क्या, बस। तो अब देखते दोस्तों जो लो वोल्टेज हो गया, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर, दूसरा टाइप नहीं कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, है ना। स्विच गियर जिसको कहते हैं शॉर्ट में एमबी स्विच गियर, एमबी स्विच गियर। ठीक है, तो ये वे स्विच गियर होते हैं जिसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो 3 kV से 36 kV तक होता है, ज्यादा नहीं, मतलब मीडियम में 3 kV 3000 वोल्ट से 36,000 वोल्ट तक इसके बीच में होता है ना। तो लिख देते हैं दो स्विच गियर, और स्विच गियर का मतलब समझ गया ना, खाली स्विच गियर पढ़ते चल रहे नहीं, शुरू में ही मैंने आपको बताया, है ना। तो दो स्विच गियर हुज वोल्टेज
रेटिंग इज 3 kV टू 36 kV, 3000 वोल्ट से 36,000 वोल्ट, ठीक है। इज नॉन एज क्या, एमवी स्विच गियर, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, एमवी स्विच गियर कहेंगे। और इसमें भी वही सब होता है, इट में कंटेन या फिर इट इंक्लूड्स, या फिर इसमें एमवी स्विच गियर इंक्लूड्स, इट में कंटेन क्या हो गया, सीबी सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, सीटी करंट ट्रांसफार्मर हो जाएगा, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा, रिलेज वगैरह, रिलेज और मोर। बस अब ये जो इसमें आपको ध्यान रखना है, मैं देखिए लो वोल्टेज सर्किट लो वोल्टेज स्विच गियर, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर, हाई वोल्टेज स्विच गियर में आपको जितना पढ़ना है मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं, है ना। तो लो वोल्टेज स्विच गियर में उतना ही पढ़ना था कि आपको वो इसका क्या होता है, उसका वोल्टेज रेटिंग एमसीक्यू में पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, है ना, टिक मार दीजिएगा कि लो वोल्टेज सर्किट स्विच गियर में 3 kV तक इसका वोल्टेज रेटिंग होता है, और एमवी स्विच गियर में इसका होता है 3 kV से 36 kV, है ना, और 36 kV तक होता है। और इसमें ये भी रह सकता है कि कितने टाइप के होते हैं एमवी, है ना, ये भी पूछा जा सकता है कितने टाइप के। तो जो इसका ये होता है बहुत टाइप का, लेकिन मेन जो होता है वो 2 ही टाइप का होता है। लिखवा देता हूं क्या क्या, है ना। दीज आर क्या लिखेंगे, दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स, दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स यानी एमवी स्विच गियर्स आर मेनी टाइप्स, है ना, मेनी टाइप्स एज, जैसे कि एज पहला है आपका दोस्तों मेटल इनक्लोज्ड, खाली नाम आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है अगर आपके जानने का मन है तो आप लोग गूगल वगैरह में सर्च करके पढ़ सकते हैं, लेकिन नाम इतना आपको मैंने पढ़ के रखने। तो दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स एज पहला हो जाएगा मेटल इनक्लोज्ड मेटल इनक्लोज्ड इंडोर टाइप एमवी स्विच गियर। दूसरा मेटल इनक्लोज्ड आउटडोर टाइप एमवी स्विच गियर, एंड क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड आउटडोर टाइप विदाउट, लेकिन उसमें मेटल इंक्लोज नहीं होगा, यानी विदाउट मेटल इंक्लोज्ड ETC। इतना आप लोग को पढ़ के रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये गया एमवी स्विच गियर, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, अपना कॉपी में एकदम नोट्स प्रॉपर बना के रखिए, है ना, ताकि एग्जाम के समय कोई माने टेंशन ना हो कि कहां पर नोट्स मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको फोन करके मांगेगा, बता रहे नोट्स भेजो रहे हमको अपना दोस्त से, तो ऐसा नहीं नौबत ना है ना। तो इसलिए आप लोग नोट्स बना करके रखिए। बात तो सही है। और तीसरा दोस्तों, तीसरा है हाई वोल्टेज स्विच गियर, यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे HV स्विच गियर, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, ये कैसा स्विच गियर, तो ये वैसा स्विच गियर है जिसका वोल्टेज रेटिंग 36 किलो यानी 36 किलो वोल्ट से या 36,000 वोल्ट से ज्यादा। अब ज्यादा मैंने कितना मन चाहे जितना मन तितना नहीं, आप लोग मैंने ऐसे लफ्ज़ हम समझ सकते हैं। 36,000 वोल्ट से 2.5 लाख वोल्ट यानी 260 के 250 के भी 265 के भी, ठीक है। तो इतना वोल्टेज तक का अगर मेरा स्विच गियर है तो वो मेरा आ जाएगा आपका हाई वोल्टेज स्विच गियर में। किसी बुक में एक्स्ट्रा भी रहता है, मैंने एक और रहता है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्विच गियर, जिसमें आपका बहुत ज्यादा 500 के भी 400 के भी 200 के भी इतना हमारे उससे ज्यादा है ना, मतलब जितना है सारा उसके अंदर में आ जाएगा, जितना आपके अभी तक जितना वोल्टेज तक का हमको पावर सिस्टम मिलता है तो वो आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। नहीं उतना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना आपके समझने लायक, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्विच गियर HV स्विच गियर में क्या, जिसका वोल्टेज रेटिंग 36 के भी से ज्यादा, यानी 2 स्विच गियर whose voltage rating is above 36 kV is known as आपका HV स्विच गियर, उसको HV स्विच गियर कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें भी वही सब है, इसका जो मेन कंपोनेंट है दोस्तों, इसका जो मेन कंपोनेंट वो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, इसका मेन कंपोनेंट मेन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो लिख देंगे बस, एक ही चीज आपको याद रखना। अगर आपके एमसीक्यू में पूछेगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ
एचवी स्विच गियर, तो आपको क्या टिक करना है, ये वाला हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। द मेन कंपोनेंट ऑफ एचवी स्विच गियर इज हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर शॉर्ट में इसको आप लोग याद रखने के लिए HVCB ये याद करके रख सकते हैं, HVCB यानी हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको पढ़ना है एचवी स्विच गियर के अंदर में। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ स्विच गियर, जो आपके सिलेबस में 2 टाइप दिया है, टाइप्स ऑफ स्विच गियर। टाइप्स ऑफ स्विच गियर, स्विच गियर के कितने प्रकार है, तो आपके सिलेबस में ये 2 टाइप दिया है, इंडोर टाइप स्विच गियर और एक दिया है आउटडोर टाइप स्विच गियर। तो पहले समझ लीजिए इंडोर टाइप स्विच गियर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इंडोर यानी डोर के अंदर, मतलब घर के अंदर में जिसका यूज किया जाता है वैसे स्विच गियर का। तो घर में या फिर बिल्डिंग में या फिर आपका कोई कंट्रोल रूम वगैरह में, तो वहां पर ज्यादा वोल्टेज तक का हमको जरूरत नहीं है, वहां पर कम वोल्टेज है ना। जैसे हम लोग का घर में क्या है 250 वोल्ट आता है ना, 230 वोल्ट आता है, 240 वोल्ट आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है ना। बिल्डिंग वगैरह हो गया तो वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, 440 वोल्ट आएगा, मतलब आपका कितना 3000 वोल्ट से नीचे आएगा। या फिर अधिक से अधिक आपको हाई लोड वगैरह है तो आपका कितना होगा, 36000 वोल्ट से कम ही होगा, है ना। मतलब आप लोग लो वोल्टेज एप्लीकेशन या तो मीडियम वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए ही आप लोग इस स्विच गियर का यूज करेंगे। तो वो हो गया इंडोर टाइप स्विच गियर, यानी ये वे स्विच गियर है जिसको इंस्टॉल किया जाता है यानी लगाया जाता है कहां पर, बिल्डिंग में या फिर कंट्रोल रूम या फिर घरों में। ठीक है, हाँ तो इसको पहले लिख देते। तो these switch gears are installed inside a building or a control room। ठीक है, और it is used for LV and HV और HV एप्लीकेशंस, यानी ज्यादा वोल्टेज नहीं, हम कम वोल्टेज के कामों में इसका यूज करेंगे। ठीक है, लो वोल्टेज एप्लीकेशन, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज क्या लिखेंगे, मीडियम वोल्टेज MV एप्लीकेशंस में। ठीक है, और दूसरा दोस्तों हमारे पास है जो आपके सिलेबस में है आउटडोर टाइप स्विच गियर। ये 2 टाइप का होता है स्विच गियर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि ये वे स्विच गियर है जो घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, कंट्रोल रूम के बाहर, जैसे सब स्टेशन में, पावर स्टेशन में, वहां पर यूज किया जाता है या फिर वहां पर इसको इंस्टॉल यानी लगाया जाता है। तो लिख देंगे, और इसका तब फिर यूज किस लिए होगा, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। हाँ, तो these switch gears are installed outside such as substations, और it is used for किस लिए इसका यूज किया जाएगा, HV एप्लीकेशंस के लिए, हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सब स्टेशन, पावर स्टेशन वगैरह में भी जहां पर ट्रांसमिट करके बिजली को, पावर को लाया जाता है वो हो गया सब स्टेशन, और जहां पर खुद बिजली को बनाया जाता है, पावर को बनाया जाता है वो हो गया स्टेशन। तो वहां पर भी कई सारे इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, कई सारे मशीन डिवाइसेस वगैरह होते हैं, तो वो सबको भी तो खराब होने से बचाने के लिए स्विच गियर लगाना पड़ेगा वहां पर। हाँ, तो इसलिए यानी हाई वोल्टेज, वहां पर कम वोल्टेज नहीं रहता है, वहां पर बहुत ज्यादा वोल्टेज रहता है, लाखों का वोल्टेज रहता है। तो वो सबको बचाने के लिए, डिवाइस को हाई वोल्टेज से बचाने के लिए हाई वोल्टेज एप्लीकेशन वाला हमको स्विच गियर चाहिए। तो हाई वोल्टेज के अंदर में आ जाएगा आपका मेन जो है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर आता है, मेन कंपोनेंट। मैंने अभी बताया ना, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, सॉरी हाई वोल्टेज स्विच गियर की कैटेगरी के अंदर में मैंने बताया ना, द मेन कंपोनेंट ऑफ HV स्विच गियर इज हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, HVCB, ये याद रखना है ना। तो ये दोस्तों आपका 2 टाइप का स्विच गियर आपके सिलेबस में दिया हुआ था, मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है। उससे पहले हम लोग देख लेंगे लिस्ट, यानी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, आप लोग खोल के देख लीजिए, यूनिट 1 में लिखा है लिस्ट यानी कौन कौन सा आपका स्विच गियर डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और कौन कौन सा आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो वही स्विच गियर के ही अंदर में आपको प्रोटेक्टिव डिवाइस वगैरह भी हो जाएगा। तो हम लोग सीधे लिस्ट बना देते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, खाली लिस्ट
और डिटेल में आपके सिलेबस में आगे आपको पढ़ने बोला, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 2 वगैरह में पढ़ने बोला है ना। फ्यूजेस को अच्छा से पढ़ने वाला, सर्किट ब्रेकर को अच्छा से पढ़ने वाला, उससे हम लोग पढ़ेंगे ना। अभी हम लोग फिलहाल नाम जान करके छोड़ देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग लिखते हैं क्या, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है मोस्ट कॉमनली, लिस्ट बनाने बोल रहा है, लिस्ट है ना। तो लिखा है आपके सिलेबस में इस तरीके से लिखा है, लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड switchgear equipment and protective devices, उसका लिस्ट बनाने बोला है। तो लिस्ट हम लोग बना देते हैं। पहला मेन 4 को तो आप लोगों को कॉमन याद है, जब मैं स्विचगियर का आपको डिफिनेशन बताया था, तो 4 को इंक्लूड, यानी स्विचगियर में मेन 4 को इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो होगा ही। पहला फ्यूज, दूसरा सर्किट ब्रेकर, तीसरा स्विचेस, और चौथा क्या है आपका रिले। तो ये 4 को तो रहेगा। और एक वो अभी बता रहा हूं क्या है, तो लिस्ट बोला यानी खाली नाम लिख देते हैं। फ्यूजेस, दूसरा स्विचेस, तीसरा सर्किट ब्रेकर्स यानी सीबीज, चौथा आपका रिलेज, और लास्ट दोस्तों एक आप लोग याद करके रख लीजिए, सर्ज अरेस्टर्स। सर्ज अरेस्टर का मतलब होता है जो माने झटकों से बचाता है, अरेस्ट कर लेते हैं झटकों। अब झटका 2 प्रकार का होता है पावर सिस्टम में, 2 प्रकार का झटका होता है। एक करंट झटका जिसको करंट सर्ज कहते हैं, एक वोल्टेज झटका जिसको वोल्टेज सर्ज कहते हैं, है ना, झटका चिंगारी। तो ये सबसे बचाता है। तो अरेस्ट यानी अरेस्ट कर लेता है, बचा लेता है, उससे मेरा इक्विपमेंट को बचा लेता है डैमेज होने से। किससे? करंट सर्ज से और वोल्टेज सर्ज से। तो ये 2 टाइप के सर्ज अरेस्टर होते हैं, करंट सर्ज है ना, करंट सर्ज अरेस्टर और वोल्टेज सर्ज अरेस्टर। तो बस ये 5 को आप लोगों को लिस्ट बना लीजिए कि हाँ 5 को आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्किट स्विचगियर हो गया, स्विचगियर इक्विपमेंट और प्रोटेक्टेड डिवाइस हो गया। यही से प्रोटेक्टेड डिवाइस भी होता है। जैसे फ्यूज कहीं पर लगा दिए, हाई वोल्टेज में करंट आया या फिर ओवरलोडिंग हुआ तो मेरा फ्यूज तो उड़ गया, मतलब उड़ क्या गया, जल गया। तो स्विच जल गया तो पावर सर्किट ब्रेक कर गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो मतलब क्या, मेरा आगे का इक्विपमेंट वगैरह को डैमेज होने से बचा लिया। तो ये क्या कर दिया, उसको कंट्रोल कर, मतलब ये क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर लिया, प्रोटेक्टेड डिवाइस हो गया। स्विच भी वही है, ऑन ऑफ करने का काम। सर्किट ब्रेकर ये भी ऑटोमेटिक स्विच है कि जब भी शॉर्ट सर्किट करंट या फिर कोई फॉल्ट या फिर ओवरलोडिंग हुआ है ना, तो फिर ये सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है ना। एमसीबी वगैरह इसके अंदर में आ जाता है ना, एलसीबी वगैरह, एचआरसी फ्यूज वगैरह आ जाता है इसके अंदर में। तो ये सब मैंने आपको थोड़ा बहुत सेकंड सेम में बताया था, है ना। आपने नहीं मैंने बताया तो आपने ट्रिपल ई में जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत उसको देख लेंगे। रिलेज वगैरह, रिले तो आप लोग जानते होंगे, ईएलसीबी के अंदर में एक रिले रहता है जो सेंस करता है ग्राउंड अर्थ फॉल्ट को। उसके बाद सर्ज अरेस्टर जो मैंने बता दिया, तो ये सब लिख लीजिए, है ना। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना या पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है, उसका महत्व उसका क्यों जरूरी है। अगर पावर सिस्टम को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उससे क्या होगा पहले समझिए। अगर मान लेते पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन नहीं दिए तो आपके घर में जो इक्विपमेंट वगैरह लगा हुआ है उसको डैमेज होने से बचाएगा कौन बचाएगा। अगर पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन नहीं दिए तो फिर वो सबको प्रोटेक्ट कौन करेगा, उस सबको डैमेज होने से कौन बचाएगा। फ्रिज वगैरह है, इतना महंगा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपका फ्रिज, आपका ये टीवी वगैरह है, एलसीडी टीवी वगैरह सब है, एलईडी टीवी है, वो सबको बचाएगा कौन। बात तो सही है। खराब होने से, डैमेज होने से। तो इसलिए फिर पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है। दूसरा कि अगर ये क्या बोलते हैं, अगर आप लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल कर्मचारी है, ठीक है, आप लोग बिजली प्लांट में काम करते हैं, तो वहां पर आपके सेफ्टी का कौन इंश्योरेंस कौन देगा, आपके सेफ्टी के आपके बचाव के लिए वहां पर क्या होगा, है ना। तो वहां पर आपको सेफ्टी कौन देगा। अगर पावर सिस्टम को हम प्रोटेक्शन नहीं दिए, मान लेते हैं आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर बिजली खराब है, यहाँ पर वहां पर इक्विपमेंट वगैरह डैमेज है, आप उसी डैमेज यानी खराब जगह पर ही काम कर रहे हैं, तो फिर आपको भी खतरा है। तो आपके भी सेफ्टी के लिए पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तीसरा, अच्छा, कि अगर इक्विपमेंट वगैरह डैमेज है, ठीक है, तो और किसी को नहीं पता है, पूरा प्लांट में किसी को नहीं पता है कि वो वाला मशीन तो खराब है, ठीक है, इक्विपमेंट डैमेज है, वो मशीन तो खराब है, तो किसी को नहीं पता रहेगा, तो पावर उससे भी होकर जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, पावर को क्या करेगा, बर्बाद करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पावर को बर्बाद कर देगा, है ना। पावर को बर्बाद कर रहा है, तो इस तरीके से पावर आउटेज हो रहा है ना, पावर आउटेज हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और जिस कारण से मेरा इकोनॉमिक लॉस भी होगा। तो इकोनॉमिक लॉस और पावर आउटेज, तो ये सबको भी मिनिमाइज और रिड्यूस कौन करेगा,
पावर आउटेज को मिनिमाइज कौन करेगा और इकोनॉमिक लॉस को रिड्यूस कौन करेगा। तो इसके लिए पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस लिखवा देता हूं, सारा नोट्स वगैरह जैसा लिखवा देता हूं। इंपॉर्टेंस आप लोग भी लिखते चलिए ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे वो है हमारा क्या, प्रिवेंट इक्विपमेंट डैमेज, इक्विपमेंट डैमेज। ठीक है, तो प्रिवेंट इक्विपमेंट डैमेज तो लिखवा देते पहले प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव आप लोग भी लिखते चलिए, डिवाइसेस प्रिवेंट्स डैमेज टू इक्विपमेंट, प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट ड्यू टू फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मलिटीज, सेकंड है दोस्तों क्या सेकंड है एंश्योर सेफ्टी टू पर्सनल, कर्मचारी का सुरक्षा, एंश्योर सेफ्टी टू पर्सनल। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंश्योर सेफ्टी टू द पर्सनल वर्किंग ऑन द पावर सिस्टम, वर्किंग ऑन द पावर सिस्टम यानी स्टाफ की सुरक्षा, पर्सनल मतलब स्टाफ। ठीक है, पर्सनल मतलब स्टाफ, आप लोग ब्रैकेट में लिख करके रख लीजिए। तीसरा है मिनिमाइजेज क्या, किस चीज को मिनिमाइज करता है, पावर आउटेज को, पावर आउटेज। तो इसके अंदर में क्या लिखेंगे, फिर एक बार समझा दूंगा पूरा लिखने के बाद, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस मिनिमाइज, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस मिनिमाइज द पावर आउटेज, पावर आउटेज ड्यू टू पावर आउटेज कैसे, बाय क्विकली isolate isolating the faulty section from the faulty section to the power system, ठीक है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस मिनिमाइजेज द पावर आउटेज बाय क्विकली आइसोलेटिंग द फॉल्टी सेक्शन टू द पावर सिस्टम। और चौथा है दोस्तों, चौथा क्या है, रिड्यूस इकोनॉमिक लॉस, रिड्यूसेस इकोनॉमिक लॉसेज, तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस reduces the economic loss due to किसके वजह से, इक्विपमेंट डैमेज, एंड पावर आउटेज, हाँ अब मैं आपको समझाता हूं क्या बोल रहे हैं। प्रिवेंट इक्विपमेंट डैमेज, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है, पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसलिए जरूरी है ताकि प्रिवेंट इक्विपमेंट डैमेज, इक्विपमेंट को होने वाले डैमेज को रोका जा सके। तो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट ड्यू टू फॉल्ट एंड एबनॉर्मलिटीज, कोई भी पावर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आ गया
तो या फिर एबनॉर्मलिटीज यानी उतार चढ़ाव मान लेते आ गया, करंट ऊपर चढ़ा, मतलब करंट कभी ज्यादा आ गया है ना, ज्यादा आ गया, तो उस समय जो मेरा इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाना या डैमेज होने से रोकता है ना, इक्विपमेंट डैमेज को रोकता है कौन? प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो इसलिए भी पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। दूसरा, एंश्योर सेफ्टी टू पर्सनल, यानी स्टाफ की सुरक्षा को एंश्योर करना। तो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंश्योर द पर्सनल वर्क, द सेफ्टी ऑफ द पर्सनल वर्किंग ऑन द पावर सिस्टम। अगर मान लेते हैं आप कोई कर्मचारी है ना, आप स्टाफ है बिजली प्लांट में, तो आपकी सुरक्षा को एंश्योर कौन करता है? तो एंश्योर प्रोटेक्टिव डिवाइस करता है। तो ये भी आपके इंश्योरेंस यानी आपके सुरक्षा के लिए भी पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। तीसरा, मिनिमाइजेज पावर आउटेज, यानी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस मिनिमाइज द पावर आउटेज बाय क्विकली आइसोलेटिंग द फॉल्टी सेक्शन टू द पावर सिस्टम। यानी पावर सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट हो गया तो जिस जगह पर फॉल्ट हुआ, जिस जगह पर उस फॉल्टी सेक्शन को तुरंत क्विकली आइसोलेट करना है ना, क्विकली आइसोलेट करना, जिससे क्या हो जाएगा, मेरा पावर आउटेज जो हो रहा है यानी बर्बाद जो हो रहा है पावर है, उस खराब जगह की वजह से, खराब फॉल्टी सेक्शन की वजह से उसको भी मिनिमाइज किया जा सके। तो इसलिए भी पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। चौथा, रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेज, यानी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस रिड्यूसेस द इकोनॉमिक लॉसेज ड्यू टू इक्विपमेंट डैमेज एंड पावर आउटेज। अब जैसे कि इक्विपमेंट डैमेज हो गया या फिर पावर आउटेज यानी पावर बर्बाद जा रहा है, तो बर्बाद जा रहा है तो क्या पावर सस्ता चीज है? नहीं ना, पावर बनाने के लिए इतना पैसा वगैरह खर्चा करना पड़ा, तो पावर बर्बाद हो रहा है, इसका मतलब क्या, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इकोनॉमिक लॉस को कम करने के लिए, और किस कारण से इकोनॉमिक लॉस हुआ? आपका खराब इक्विपमेंट की वजह से, आपका पावर आउटेज की वजह से। तो पावर आउटेज और इक्विपमेंट डैमेज की वजह से जो मेरा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उसको भी रिड्यूस करने के लिए हमको पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो इसको भी आप अपना कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर लिख लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोटेक्टिव डिवाइसेस क्यों नेसेसरी है, व्हाई प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आर नेसेसरी। तो देखिए ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा काम देखिए, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस प्रिवेंट, प्रोटेक्टिव डिवाइस बचा रहा है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंश्योर सेफ्टी, प्रोटेक्टिव डिवाइस सेफ्टी एंश्योर करना, प्रोटेक्टिव डिवाइस मिनिमाइज द पावर आउटेज, पावर आउटेज को मिनिमाइज कौन कर रहा है? प्रोटेक्टिव डिवाइस कर रहा है। प्रोटेक्टिव डिवाइस रिड्यूसेस द इकोनॉमिक लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस को रिड्यूस कौन कर रहा है? प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो सारा काम तो प्रोटेक्टिव डिवाइस तो कर रहा है, तो इसलिए प्रोटेक्टिव डिवाइसेस क्यों नेसेसरी है? तो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इन सारे कामों के लिए नेसेसरी है। तो प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं रहेगा तो ये कोई भी काम नहीं होगा, और अगर ये काम नहीं होगा तो फिर मेरा पावर सिस्टम सुरक्षित नहीं रहेगा, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, तो कुछ नहीं, अब इंपॉर्टेंस ऑफ पावर सिस्टम हो, प्रोटेक्शन हो गया। अब इसी में मैं आपको लिखवा देता हूं नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। तो बस यही चारों का चारों यही आंसर रहेगा, एगो मैं खुद से एक्स्ट्रा लिख दूंगा और बस यही रहेगा। तो मैं इसी में एडिट करके आपको लिख देता हूं, है ना। कुछ जहां पर मिटाना रहेगा मैं मिटा करके इसी में उसको हैंडल कर दे रहा हूं, ठीक है। तो हेडिंग चेंज कर देते, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो इंपॉर्टेंस की जगह मिटा देंगे, क्या लिख देंगे? प्रोटेक्टिव डिवाइसेस क्यों नेसेसरी है, यानी नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। ये भी नेक्स्ट टॉपिक है और आज का लास्ट टॉपिक है, नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, है ना। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की नेसेसिटी यानी उसकी जरूरत क्यों है, उसका जरूरत क्यों। तो पहला हो गया दोस्तों, किस लिए, यहां से लिखिएगा। पहला क्या लिखेंगे यहां से? टू प्रिवेंट, यहां से देखिए, यहां से प्रोटेक्टिव डिवाइस को मिटा दीजिए, है ना। और पहला नंबर में यहीं से लिख दीजिए, क्या लिखना है, ध्यान से देखिए क्या लिखना है, बस इसी में टू लगा दीजिए। टू, अरे ये प्रिवेंट यहां से लिखेगा, टू प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट ड्यू टू फॉल्ट एंड एबनॉर्मलिटीज, पहला हो गया। दूसरा यहां से दूसरा यहां से लिखना है, टू इंश्योर द सेफ्टी टू द पर्सनल वर्किंग ऑन द पावर सिस्टम, यानी यहां से प्रोटेक्टिव डिवाइस को खाली मिटा करके खाली वहां पर टू लिख दीजिए, टू, है ना, खाली वहां पर टू लिख दीजिए। तो क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ टू लिख दिए, और एंश्योर को उठा करके यहाँ पर लिखना है, तो एंश्योर, टू इंश्योर सेफ्टी, यहाँ पर सेफ्टी लिखा हुआ है, ठीक है, सेफ्टी टू द पर्सनल, ठीक है। क्या लिखेंगे? टू इंश्योर सेफ्टी टू द पर्सनल वर्किंग ऑन द पावर सिस्टम, ये दूसरा इसका जरूरी हो गया, जरूरत। पहला कि पावर सिस्टम को, और एक को लिख लीजिए यहां पर, पहले इसको टू कर दीजिए, इसको टू, और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखिए पहला लिखिए यहां पर, टू प्रोटेक्ट द पावर सिस्टम, पावर सिस्टम को भी तो बचाना बहुत जरूरी है, पावर सिस्टम फ्रॉम फॉल्ट्स एंड एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। और सेकंड में हो जाएगा टू प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट ड्यू टू फॉल्ट एंड एबनॉर्मलिटीज। तीसरा, टू सेफ्टी टू द पर्सनल वर्किंग ऑन द पावर सिस्टम। चौथा, मिनिमाइजेस, तो चौथा में यहां पर लिख दीजिए,
क्या लिखना है चौथा में, टू मिनिमाइजेज द पावर आउटेज बाय क्विकली आइसोलेटिंग द फॉल्टी सेक्शन टू द पावर सिस्टम, या फिर इस तरीके से इसको आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, जानते हैं ये दो को आप मिटा दीजिए, है ना, रिड्यूस इकोनॉमिक लॉस, इसको मिटा दीजिए, इसके जगह में मैं आपको एक एक्स्ट्रा लिख कर मैंने दूसरा चीज लिख कर दे रहा हूं, वो वाला लिख दीजिए, वो वाला लिख दीजिए, 3 वो हो गया ना। अब चौथा में ये वाला लिख दीजिए, चौथा में ये वाला लिख दीजिए, टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड efficiency of the power system, ठीक है। टू इंश्योर रिलायबिलिटी यानी भरोसा को इंश्योर करने के लिए, और एफिशिएंसी पावर सिस्टम के एफिशिएंसी को, है ना, उसको एफिशिएंसी का और उसका रिलायबिलिटी को यानी भरोसा को इंश्योर करने के लिए प्रोटेक्टेड डिवाइसेस जरूरी है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड डिवाइस क्या कर रहा है, भरोसा को बनाए रख रहा है कि नहीं नहीं तुमको खराब नहीं होने देंगे, तुम डिवाइस को बोल रहा है कि नहीं नहीं तुमको, प्रोटेक्टेड डिवाइस बोल रहा है नहीं नहीं तुमको खराब नहीं होने देंगे, भरोसा रखो मुझ पर। तो रिलायबिलिटी यानी भरोसा रखने बोल रहा है, एफिशिएंसी की तुम अच्छा से काम करेगा, तेरा एफिशिएंसी बना रहेगा, इंश्योर रहेगा तेरा एफिशिएंसी, तो ये प्रोटेक्टेड डिवाइस बोल रहा है। तो प्रोटेक्टेड डिवाइस क्या कर रहा है, पावर सिस्टम को फॉल्ट और एबनॉर्मलिटीज उतार चढ़ाव से बचा रहा है। प्रोटेक्टेड डिवाइस क्यों जरूरी है, किस लिए, ताकि वो इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचा सके, जो किस कारण से डैमेज हो जाता है, फॉल्ट हो जाने के कारण या फिर एबनॉर्मलिटीज के कारण फॉल्ट हो जाता है, इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है, उसको उससे भी बचाने के लिए प्रोटेक्टेड डिवाइस जरूरी है। प्रोटेक्टेड डिवाइसेस जरूरी है ताकि कोई भी पर्सनल या स्टाफ पावर सिस्टम में काम कर रहा है तो उसका सेफ्टी को बनाए रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए पावर प्रोटेक्टेड डिवाइस जरूरी है। चौथा, प्रोटेक्टेड डिवाइस जरूरी है ताकि उसका भरोसे और एफिशिएंसी को इंश्योर कर सके। तो मैंने आपको दोस्तों ये सारा कुछ बता दिया, और आपको इतना ही पढ़ना अभी आज की वीडियो में, आज की वीडियो में आप लोग इतना पढ़ लीजिए काफी। दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, उन दोस्तों को भी भेज दीजिए जहां पर या फिर जो आपको फोन पर कॉल करके बताया, पूछा होगा कि अरे तुम थी सुजियर प्रोटेक्शन पढ़ा, नोट्स भेज दो ना हमको, है ना, तो उसको ये वाला वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए इस तरह का और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।